नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्या देख रहे हैं आप? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर जो है वो मार्केट में आई है जो कि है इंडिया के जीडीपी डेटा की। सो अब जीडीपी जो है वो बहुत ही एक्सपेक्टेशन से कम आया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अब इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या हमें सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए या क्या हमें मार्केट में बने रहना चाहिए? क्या लमसम करना चाहिए? क्या एसआईपी करनी चाहिए? कैसे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए? ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और हमारे लिए और हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए ये डेटा जो है कितना इम्पोर्टेंट रह सकता है, आगे इंडिया की ग्रोथ कैसी रहेगी, ये सब बातें जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि क्लियरली यहाँ दिखा है कि इंडिया जीडीपी जो है वो इस क्वार्टर में बहुत ही कम आई है। 5.4% की ही ग्रोथ है जुलाई से लेकर सितंबर क्वार्टर में। डेफिनेटली जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है, बहुत ही खराब नंबर जो है वो हमें देखने मिल रहे हैं। अच्छा, अगर हम इस डेटा को और ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि 5.4 तो इस क्वार्टर का रिजल्ट है जीडीपी का, लेकिन ये कहाँ से लेके कहाँ तक आया है? अगर मैं पिछले क्वार्टर से देखूं तो लास्ट क्वार्टर में 6.7% की जीडीपी ग्रोथ थी हमारी कंट्री की, और अगर मैं पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करूं तो वहां 8.1% की जो थी वो जीडीपी ग्रोथ थी हमारी कंट्री की। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर दोनों जगह जो है वो डिक्लाइन है। ओके, अब हम एक और चीज देख लेते हैं, वो है कि एक्सपेक्टेशन जो थी वो कैसी थी। तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा 5.4 आया है, लेकिन फोरकास्टिंग कितनी थी? 6.5% की। एस्टिमेट्स थे या एनालिस्ट का मानना था कि जीडीपी जो है इंडिया की इस क्वार्टर में 6.5 रहेगी, मगर आई कितनी? 5.4। बहुत ही खराब नंबर जो है वो देखने मिल रहे हैं, और यहाँ से रिकवरी आसान रहेगी कि नहीं उसको भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, अब अगर हम बात करें जो पिछले क्वार्टर्स हैं या पिछले साल का, अगर मैं डेटा की बात करूं, क्यों नंबर अच्छे आ रहे थे? जो भी फोरकास्ट हो रहा था उससे बेटर ही परफॉर्मेंस हो रही थी, एंड सडनली जो फोरकास्ट हो रहा है उससे कम परफॉर्मेंस जो है वो देखने मिल रही है। क्यों? सिंपल रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट थी वो अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो बढ़ा रही थी, एंड प्राइवेट पार्टनर्स जो थे वो स्पेंड इतना नहीं कर रहे थे। अब कभी भी किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो कैसे बढ़ती है? किसी ना किसी मोटी पार्टी को पैसा लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे वो कोई प्राइवेट प्लेयर हो। अगर गवर्नमेंट पैसा लगाती है तब भी जीडीपी जो है वो बढ़ेगी, और अगर प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट कंपनीज जो है वो पैसा लगाएंगे तब भी जो है कंट्री में ग्रोथ आएगी। कौन सी टाइप की ग्रोथ जो होती है वो बेटर होती है? अगर गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट कंपनीज पैसा लगाती है तो वो किसी भी कंट्री के लिए जो है वो बेटर साबित होता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा पुश नहीं दे सकती। इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस या प्रॉब्लम गवर्नमेंट जो है हेल्प करने आ सकती है, ऐसी जो है बूस्ट दे सकती है इकोनॉमी को, लेकिन वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। ज़्यादा देर क्या सस्टेन कर सकता है? अगर प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो पैसा लगाते रहें तभी जाके जो है इकोनॉमी अच्छा कर सकती है। एक और प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने मिल रही है हाल फिलहाल, वो है टैक्सेस। टैक्सेस जो है अंडर द न्यू टैक्स रेजिम, आपने देखा होगा, बढ़ चुके हैं। एलटीसीजी बढ़ गया है, एसटीसीजी बढ़ गया है। इससे क्या हो रहा है? एक ही पर्सन जो है उसको बार बार टैक्स किया जा रहा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। इस करके क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, किसी भी टाइप की हेल्प नहीं है। सैलरीज भी आपने देखा होगा डेटा कि सैलरी भी लोगों की 2-3% ही बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर। तो इससे क्या होगा? लोगों के हाथ में जो है वो पैसा नहीं रहेगा, और पैसा नहीं बढ़ेगा। अगर पैसा आपके हाथ में नहीं रहेगा आप खर्चोगे कैसे? और अगर डिमांड नहीं रहेगी तो डेफिनेटली आप कंपनी से कुछ खरीदोगे नहीं, और कंपनी से कुछ नहीं खरीदोगे तो उनके अर्निंग्स गंदी ही आएंगी, एंड उसके वजह से स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके, इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो कहाँ आ रहा है? हर सेक्टर की कंपनियों पे आ रहा है। हर सेक्टर जो है इससे इम्पैक्ट हुआ है, चाहे वो ऑटो सेक्टर है, चाहे वो फार्मा सेक्टर है, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो एफएमसीजी है, चाहे वो एनबीएफसी हैं, सबके नंबर जो है वो खराब आ रहे हैं। पूरी आप साइकिल अगर लगा लेना तो यही हो रहा है कि डिमांड कम है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। डिमांड कम होगी तो पैसा नहीं खर्च करेंगे, लोग नहीं खर्च करेंगे तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। हर जगह आपको इसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा होगा। अब
गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है आगे चल के क्यों कम रह सकती है। अभी तक तो कम नहीं हुई है, पर आगे चल के स्लो क्यों हो सकती है, क्योंकि अभी तक क्या थे, इलेक्शंस थे। तो इलेक्शंस में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है लोगों को दिखाने के लिए इलेक्शंस में, जो भी जैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। मगर अब आगे चल के बहुत टाइम तक कोई इलेक्शंस नहीं है, सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्टेबल रह सकती है, थोड़ा इंक्रीज कर सकती है, मगर जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों के कि इतना इतना खर्चा हो जाएगा, वो शायद आगे चल के ना हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपको इम्पैक्ट मार्केट पे दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं निफ्टी की तरफ। से आप देख सकते हैं निफ्टी 26,000 से करेक्ट होके कहाँ उसने बॉटम लगाया था, 23,250 या 300 तक इतना करेक्ट हुआ था। वापस से थोड़ी सी तेजी जो है आपको निफ्टी के अंदर देखने मिल रही होगी, मगर करेक्शन तो आई, डाउनफॉल तो आया। ओके, अब निफ्टी के अगर हम पी की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं निफ्टी का पी जो है वो 22.4 है। इसका मतलब बहुत सस्ता नहीं है, मगर हाँ यहाँ भी पैसा लगाया जा सकता है। ओके, अगर ये 23 से ऊपर जाता है तो आप होल्ड कीजिए अपनी पोजीशंस, कोई आपको न्यू पोजीशंस लेने की जरूरत नहीं है, अग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, मगर इस समय पे भी मार्केट में कुछ पोजीशंस ली जा सकती हैं। लमसम है तो वो लगाया जा सकता है स्टैगर्ड मैनर में। एसआईपी तो हर सिचुएशन में आपको करनी पड़ेगी, सो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। ओके, अब चलते हैं रेट कट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया में रेट कट जो है वो कब होने वाला है, उसकी तरफ भी एक बार ध्यान दे देते हैं। अब रेट कट जो है वो कहाँ कहाँ हो चुका है। रेट कट आपके अमेरिका में हो चुका है, यूएसए में हो चुका है, और यूरो जोन में भी हो चुका है। सो दैट मीन्स जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे आपको रेट कट्स दिख रहे होंगे। यूएसए में 75 बेसिस पॉइंट्स तक हो चुका है। अब क्या इंडिया में होगा इस बार, वो आपको पता चलेगा 6 दिसंबर को, जब आरबीआई की मीटिंग होगी तब आपको पता चल सकता है कि होएगा कि नहीं होगा। बट बिफोर वी डिस्कस दैट कि होएगा, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, बात कर लेते हैं थोड़े से एफआईआई के डेटा की तरफ भी। तो एक बार चलते हैं एफआईआई के डेटा की तरफ, देख लेते हैं एक बार। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एफआईआई जो है कितना खरीद रहे हैं और कितना बेच रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है। हाँ, एवरी डे का आपको यहाँ पे एफआईआई कैसे जो है मार्केट में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ऑप्शंस में कैसा है, मार्केट में कैसा चल रहा है। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ी सी तेजी, यहाँ पे आपको देख रहा है कि आज के दिन जो है 3 दिसंबर के दिन एफआईआई ने खरीदा है 3,600 करोड़ की तरफ, एंड डीआईआई ने थोड़ा सा बेचा। तो यही चलता है, एफआईआई जो है थोड़ा सा जब खरीदते हैं तो डीआईआई थोड़ा सा बेचते हैं, इसी तरीके से मार्केट जो है वो चलती है। ओके, अगर मैं कल की बात करूँ तो थोड़ा सा बेचा था इन्होंने, डीआईआई ने खरीदा था। एंड इसके आगे मैं बात करूँ, इससे पीछे 29 नवंबर को तो एफआईआई ने काफ़ी बेचा था और डीआईआई ने उतना ही खरीद लिया कैश मार्केट में। सो एफआईआईज जो हैं अभी तक क्या हो रहे थे, निफ्टी जो था वो गिर रहा था। क्यों गिर रहा था, क्योंकि एफआईआई बहुत ज़्यादा जो है वो बेच रहे थे, और जो डीआईआईज हैं वो मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या एफआईआईज लौट के आएंगे इंडिया में? सो कभी भी किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को कोई भी मार्केट तभी टेम्प्ट करता है अगर उसकी कंपनीज अच्छा प्रॉफिट कमाएं, अच्छी ग्रोथ दिखाएं, जीडीपी अगर स्टेबल रहे एंड इन्फ्लेशन जो है वो चेक में रहे, तो डेफिनेटली एफआईआईज आएंगे, और इंडिया में ये आपको आगे चल के देखने मिल सकता है। चलिए बात करते हैं कौन से सेक्टर्स में एफआईआई आ सकता है, कहाँ पैसा जो है वो लग सकता है। ओके, सो एफआईआईज जो हैं अगर इंडिया में वापस आए, अगर उनको इंडिया वापस से वैल्यूएबल कंट्री लगा, रीजनेबल वैल्यूएशन लगी मार्केट की, तो वो कहाँ कहाँ जो है अपना पैसा डालना पसंद करेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप्स की। लार्ज कैप जो है अभी रीजनेबली वैल्यूड है, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े महंगे हैं, लार्ज कैप डिसेंटली वैल्यूड है। तो वो सबसे पहले जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं ना, जो निफ्टी को ड्राइव करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, उनको ही लेंगे सबसे पहले। रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, यहाँ पैसा सबसे पहले जो है वापस आएगा। ओके, इंडिया जो है अभी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जैसे चाइना वगैरह, उनसे महंगा है, तभी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है कि एफआईआई नहीं आ रहा है। वैसे मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटेलर इन्वेस्टेड है, उसके वजह से डीआईआई के पास अच्छा पैसा है, लेकिन अभी भी एफआईआई की कमी हो रही है। जब वो आएंगे ना, आप देखिएगा मार्केट में बहुत अच्छी तेजी आएगी, लेकिन अभी मार्केट को थोड़ा उठने में मुश्किल हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यूएशन थोड़ी सी रिच है।
ओके, नाउ निफ्टी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मगर अगर हमारा रेट कट हुआ इस बार तो कौन से सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, बैंक्स, एनबीएफसीज। अच्छा, अगर रेट कट हुआ तो लोन भी आसानी से मिलेगा लोगों को, तो कहाँ कंजम्पशन भी अच्छा कर सकता है, ऑटो जो है वो अच्छा करेगा, घर लोग लेंगे, सस्ते दाम पे लोन सस्ते हो जाएंगे, तो रियल एस्टेट अच्छा कर सकता है। ओके, एंड आईटी भी अच्छा करेगा। आईटी का अच्छा करने का अलग रीजन है, उसका रेट कट से कोई मतलब नहीं होता, अब क्योंकि यूएस स्ट्रांग हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर, सो इस रीजन की वजह से आईटी सेक्टर जो है इस टाइम पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है लोगों को। कहाँ आपको बचना है, सावधान कहाँ रहना है? सो सेक्टर्स लाइक केमिकल्स, मेटल, ये क्या होता है? साइक्लिकल। अब ये बुरे सेक्टर नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ट्रेड करना आता है सिर्फ उनको देखना चाहिए, किसी भी फोमो में आके आपको इन सेक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। ओके, नाउ अगर आप म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं तो कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए अच्छे रह सकते हैं? लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप्स बहुत अच्छे रह सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि डिसेंटली वैल्यूड है। ओके, अब क्या इस टाइम पे हम बहुत पैसा लगा दें? अब क्योंकि हमारी वैल्यूएशंस अभी रीजनेबल है, तो यहाँ लमसम आप लगा सकते हैं, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में। लेकिन एसआईपी तो आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मार्केट जो है वो मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है। इक्विटी से ज़्यादा पैसा आपका कहीं नहीं बन सकता, यहीं आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रह सकती है। इक्विटीज़ के अलावा क्या कोई और जगह है जहाँ जाया जा सकता है? यस, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी अच्छा कर सकता है हमारी कंट्री के अंदर। क्या हम कोई कमोडिटीज़ भी देख सकते हैं? यस, कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड एंड सिल्वर ये भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम एक वॉर टाइप की सिचुएशन में, हमारी कंट्री के अंदर तो नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, दो जगह वॉर चल रही हैं, तो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर जैसी प्रॉब्लम जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर जैसी कमोडिटीज जो है अच्छा कर सकते हैं जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तब। सो टेंशन के समय ही इनको अगर लें, जैसे जब भी मार्केट में टेंशन है, इक्विटीज अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो उसकी जो चीज़ गोल्ड एंड सिल्वर जो है इस टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं आगे की स्ट्रैटेजी कि आगे जो है हमें क्या करना चाहिए। सो आगे के लिए आप जैसे ही अगर आपको मार्केट में करेक्शन दिखे, आप अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको डिप्स मिले मार्केट में, डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदने की, क्योंकि हमेशा मार्केट में करेक्शन नहीं मिलती है। जब मार्केट तेज होता है फिर सब रिग्रेट करते कि अरे उस मंदी में क्यों नहीं खरीदा हमने। सो ग्रोथ डेफिनेटली फ्यूचर में आपको मिलेगी, आप इस बात का ध्यान रखें, मगर समझदारी से इन्वेस्ट करना है। फोमो में आके बिल्कुल भी नहीं लगाना है पैसा, और सारा पैसा भी अपना नहीं लगाना है। एक इमरजेंसी फंड जो है ज़रूर आप अपना क्रिएट करके रखें, तभी मार्केट में आए और कुछ लें। एंड नेक्स्ट क्वार्टर कैसा रह सकता है कंपनीज के लिए? नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा रह सकता है। क्यों? क्योंकि फेस्टिव सीजन था, दिवाली थी, इस करके सेल्स अच्छी रह सकती है कंपनीज की, मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं, इस वजह से नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। ओके, सो गुड म्यूचुअल फंड्स एंड गुड स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू डू वेल। उसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं मार्केट से एग्जिट कर लें, एग्जिट करके जाओगे कहाँ? और क्या कोई डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास जो यहाँ से ज़्यादा आपको रिटर्न दे? इन्फ्लेशन जो है वो लोगों को मार देगी अगर आप यहाँ से निकले। सो कोई अदर ऑप्शन नहीं है, यही इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, लेकिन शांति से, टेंशन फ्री, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, तभी जाके आपका अच्छा पैसा जो है वो बन सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने आंसर करने की कोशिश की है। कोई भी और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। सारा डेटा जो है मैंने आपके सामने रख दिया है, अब इसको ध्यान से समझिएगा और तभी मार्केट में जो है इन्वेस्ट करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन इन्वेस्ट करो राइट।